दोस्तों, हमारे देश का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है, हम सभी जानते हैं। और हमारे इस महान देश ने इस संसार को बहुत सारी विद्याएं दी हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो। और हमारे ही देश से एक ऐसा युद्ध कौशल निकला जिसने न सिर्फ दुनिया भर के अन्य युद्ध कौशलों या मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया, बल्कि उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके अनेक युद्ध कौशल बनाए गए, जिनके प्रैक्टिशनर्स आज पूरी दुनिया में हैं। जैसे कुंग फू, कराटे, जूडो, जुजुत्सु, ये सारी मार्शल आर्ट जितनी भी आप जानते हैं, उन सभी की जो जननी कही जाती है, मदर कही जाती है, उस मार्शल आर्ट का नाम है कलरीपयट्टू, जिसकी शुरुआत हमारे ही देश से हुई थी आज से लगभग 6000 साल पहले। तो कहानी उस समय की है जब भगवान जो विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम थे, जब उन्होंने तपस्या के लिए जाने का निर्णय लिया, जब उन्होंने हिंसा का परित्याग किया, तो उस समय उन्होंने अपना जो फरसा था, जो उनका परशु था, उसको उन्होंने अरब सागर की तरफ फेंक दिया, समंदर के अंदर। और कुछ समय के बाद वहाँ पे वहाँ से एक धरती, एक भूमि, वहाँ से उसका उद्भव हुआ। और उसी धरती को आज हम केरल के नाम से जानते हैं। उनकी कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 शिष्यों को कलरीपयट्टू की शिक्षा दी। ये कलरीपयट्टू की जो विद्या है, इसकी शिक्षा दी। और 108 ऐसे आश्रमों का निर्माण करवाया जहाँ पे कलरीपयट्टू की शिक्षा दी जाती थी। और उनका एक ही उद्देश्य था कि धरती की रक्षा की जा सके, बाहरी आक्रांताओं और जो विदेशी आक्रांता और विधर्मी आते हैं, आक्रमणकारी आते हैं, उनसे इस धरती की रक्षा की जा सके। तो इस तरह से इस विद्या की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ये विद्या भगवान परशुराम को सिखाई और उसके बाद उन्होंने ऋषि अगस्त के थ्रू अपने पूरे समस्त उस क्षेत्र में इस विद्या की शिक्षा प्रारंभ करी। तो ये है इसका इतिहास। अब हम बात करते हैं कि कलरीपयट्टू होता क्या है। कलरीपयट्टू 2 शब्दों से मिलकर बना है, कलरी और पयट्टू। कलरी का अर्थ होता है युद्ध भूमि और पयट्टू का अर्थ होता है सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो की जाती हैं युद्ध भूमि में। तो कलरीपयट्टू बेसिकली एक युद्ध कौशल है जिसका प्रयोग उस समय किया जाता था जब आज की तरह तोपें नहीं होती थी, बंदूकें नहीं होती थी और दुनिया भर के जो आधुनिक हथियार हैं ये नहीं होते थे। आजकल साइबर क्राइम भी हो रहा है, साइबर टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं युद्धों में। तो प्राचीन काल में ये हथियार नहीं होते थे, तो हाथों से युद्ध लड़े जाते थे। तो इसी युद्ध विद्या को विकसित किया गया जिसका नाम आज कलरीपयट्टू है। पूरी दुनिया में आज दुनिया भर के लोग भारत में आकर के इस विद्या को सीख रहे हैं। न सिर्फ दक्षिण भारत केरल में ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जितने भी बड़े शहर हैं, सभी शहरों में इसकी अकादमी खुल गई हैं, सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पे आप जाकर इस विद्या को सीख सकते हैं। ये तो बात हुई इसकी परिचय के बारे में। अब हम बात करते हैं कलरीपयट्टू होता क्या है। कलरीपयट्टू मुख्य रूप से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 4 चरण होते हैं इसको सीखने के, और प्रत्येक चरण को सीखने में अगर आप अपनी ज़िंदगी का सारा समय सिर्फ कलरीपयट्टू को सीखने में लगा देते हैं, तब भी आपको इसके एक चरण को सीखने में मिनिमम 1 से 1.5 साल का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है। और जो पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कभी कभार सीखते हैं, जो रेगुलरली सीख नहीं पाते, उन गुरुकुलों में रह के शिक्षा नहीं ले पाते, उनको तो इसको सीखने में 12 साल तक लग जाते हैं। तो ऐसी जटिल विद्या है ये। कलरीपयट्टू का सबसे पहला चरण होता है, उसको मैथारी कहा जाता है। मैथारी का मतलब होता है आपके शरीर को कंडीशन किया जाता है। कंडीशन का मतलब इस शरीर को तैयार किया जाता है जिससे जो बाकी के 3 चरण हैं उनको सीखने के लिए आपका शरीर तैयार हो सके। इसमें तरह तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें अलग अलग जानवरों की जो चलने की मूवमेंट्स होती हैं उसको भी शामिल किया जाता है। जैसे एक हाथी किस तरह चलता है, एक अश्व कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, मेढक कैसे चलता है, इन सभी की चालों तक को इसमें कॉपी किया जाता है, जिससे आपके शरीर को एजिलिटी और फुर्त बनाया जा सके, जिससे आप आने वाले चरणों की जो जटिल विद्याएं हैं उनको सीखने के लिए आपका शरीर तैयार हो सके। एक बार जब आप इस विद्या में पारंगत हो जाते हैं, तब बात आती है दूसरे चरण की। दूसरे चरण को कहते हैं कुलधारी। कुलधारी का मतलब होता है कि आपका शरीर जब इस विद्या को सीखने के लिए तैयार हो गया है, तब आपको कुलधारी की विद्या सिखाई जाती है, जिसमें लकड़ी से बने हथियार जो होते हैं, जैसे सबसे कॉमन हथियार होता है लाठी। तो लकड़ी से बने जो हथियार होते हैं धारदार, इनका उपयोग करने के लिए आपको सिखाना शुरू किया जाता है। और ये कलरीपयट्टू का एक योद्धा जो अच्छी तरीके से कुलधारी विद्या में पारंगत है, वो अकेले 10 लोगों का सामना कर सकता है अगर उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी हो। तो ऐसी विद्या होती है। इसके बाद जब आप जो लकड़ी से बने हथियारों का प्रयोग करने के लिए में आप जब पारंगत हो जाते हैं, तो बात आती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण को कहा जाता है अंगधारी। अंगधारी का मतलब होता है कि जब आप लकड़ी से बने धारदार हथियारों को से अपने आप को बचाने में और आक्रमण करने में जब निपुण जाते हैं, तब आपको दिए जाते हैं धातुओं से बने हुए धारदार हथियार, जैसे हो गई तलवारें, जैसे चाकू हो गया,
जैसे खंजर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं और आपका अभ्यास शुरू होता है। अब याद रखिए कि अभी तक आपको 4 साल लगभग हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए इस चरण तक पहुंचने में। तो आपका शरीर और आपके जो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इतनी पारंगत हो जाती हैं कि आप अपने आप को धीरे धीरे धारदार हथियारों से भी बचाना शुरू कर देते हैं। अब आने वाले 2 सालों तक आपको आपकी ट्रेनिंग होती है धारदार हथियारों से जो बने होते हैं मेटल से, धातुओं से बने होते हैं। और जब इन तीनों विद्याओं में आप पारंगत हो जाते हैं, जब आपका शरीर तैयार है, जब आप अपने आप को लकड़ी से बने हथियारों से बचा पा रहे हैं, जब आप अपने आप को धारदार हथियारों से बचा पा रहे हैं जो धातु से बने हैं, सबसे अंतिम में आपको सिखाई जाती है वो विद्या जिससे आपके हाथ में अगर कोई भी हथियार ना हो, आप बिल्कुल बेयर हैंडेडली किसी ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों के समूह भी अगर आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो अपने आप को आराम से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आपको RRR मूवी का वो सीन याद होगा जिसमें रामचरण तेजा को चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा होता है और उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी रहती है, छोटी सी स्टिक होती है, और वो अपने आप को न सिर्फ बचाते हैं बल्कि बहुत से लोगों को आक्रमण करके गिराते भी हैं। तो वो भी एक तरीके से कलरीपयट्टू का ही एक अंग है। तो सबसे अंत में आपको सिखाया जाता है जिसमें आप अपने आप को बिना किसी हथियार का उपयोग किए न सिर्फ आप सामने वाले पे आक्रमण करते हैं बल्कि किसी भी तरीके के हथियार से आने वाले आक्रमण से अपने आप की रक्षा भी करते हैं। तो ये होते हैं चारों चरण जो आपको कलरीपयट्टू के अंतर्गत सिखाए जाते हैं। 5वां चरण एक और इसमें होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 64 ऐसे मर्म पॉइंट्स होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, जिन पे अगर तरीके से आक्रमण किया जाए तो बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन कलरीपयट्टू की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन सभी 64 जो मर्म पॉइंट्स होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है हीलिंग के लिए। हीलिंग का मतलब होता है कि क्योंकि कलरीपयट्टू एक युद्ध कौशल है तो इसमें चोटें भी बहुत लगती हैं, बहुत सारे घाव बन जाते हैं शरीर में इसकी अभ्यास करते समय। तो इन सभी जो चोटें होती हैं, जो इससे घाव पैदा होते हैं, उन सभी को हील करना, मतलब उनका इलाज करना। तो हीलिंग टेक्निक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इसमें योगा आता है, इसमें ध्यान आते हैं और बहुत जैसे आपको कोई जॉइंट डिसलोकेट हो गया है तो उसको सही तरीके से लोकेट करना, उसको सही तरीके से बिठाना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब इन 5 कलाओं में कोई व्यक्ति पारंगत हो जाता है तब उसको कलरीपयट्टू के मास्टर की उपाधि मिलती है, इसको गुरुकुल कहा जाता है। तो इस तरीके की एक जटिल विद्या है और बहुत ही ज़्यादा इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के समय में इस विद्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। अंग्रेज़ों को इतना डर लगता था ऐसे इस विद्या के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनसे, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में जो अंग्रेज होते थे वो अब हथियारों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये जो कलरीपयट्टू के जो प्रैक्टिशनर्स होते थे वो बेयर हैंडेडली बिना किसी हथियार का उपयोग किए ही कई लोगों पर भारी पड़ जाते थे। इसलिए 18वीं 19वीं शताब्दी में इस विद्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। लेकिन ये हमारे देश की महानता है, हमारे दक्षिण भारतीय लोगों की महानता है कि उन्होंने इस विद्या को जीवित रखा और छिपे तौर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से अभी तक इस विद्या में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। दुनिया भर के लोग आज की डेट में हमारे देश में आकर के इस विद्या को सीख रहे हैं। पूरे इंडिया के सारे बड़े बड़े शहरों में इस विद्या को सिखाया जा रहा है, सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो बहुत गर्व महसूस होता है ये देख करके कि दुनिया भर की जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उनकी जो जननी है, जो वो मार्शल आर्ट्स की जो शुरुआत हुई वो हमारे देश से हुई है। और बोधिधर्मन नाम के हमारे देश के एक कलरी के योद्धा थे जो 6वीं शताब्दी में चाइना चले गए और वहाँ पे उन्होंने शाओलिन टेम्पल की स्थापना करी। शाओलिन टेम्पल से ही दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स निकले हैं, जिनमें आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद जापानीज़ मार्शल आर्ट्स का भी जन्म हुआ है। लेकिन इन सभी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत जो हुई है हमारे देश से हुई है। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छा लगा होगा आपको इस गौरवशाली इतिहास के बारे में, इस बेहतरीन मार्शल आर्ट के बारे में जान करके। अगली वीडियो में हम बात करते हैं हमारी MMA की अपडेट्स के बारे में और हमारे देश के एक बहुत ही होनहार मार्शल आर्टिस्ट हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं अंशुल जुगली। उनकी जो जीवन यात्रा है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि आज की डेट में वो उनकी फ़ाइट है, UFC में उनकी फ़ाइट अलाइंड है, तो उस फाइट के बारे में भी हम बात करेंगे, उनके ओपोनेंट के बारे में बात करेंगे। और अब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब आने वाली वीडियोस में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी MMA के बारे में। ये सारी वीडियोस मैंने इसलिए बनाई जिससे आपको समझ में आ सके कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्या होता है। और इन सभी वीडियोस को बनाने के पीछे का मेरा एक ही मकसद था कि जब आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मैचेस को देखें तो आपको समझ में आए कि उस मैच में क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वन पीपल। जय हिंद।